स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर कक्षा 7वीं एमराइट परियोजना का शुरू से आखिरी तक के सभी प्रश्नों के जवाब एक ही वीडियो में। कक्षा 7वीं एमराइट परियोजना के सारे प्रश्नों के उत्तर आप एक फाइल में अच्छे से बना करके आप स्कूल खुलने पर जमा कीजिए 30 जून तक। 30 जून तक आपको स्कूल में जमा करना अनिवार्य है इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोग को शुरू से आखिरी तक के सभी प्रश्नों के उत्तर जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। कक्षा 7वीं एमराइट परियोजना के उत्तर आपके रिजल्ट के अंक सूची में जुड़ेगा। प्रश्न पहला, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। जैसे क्रमांक दिया है स्वयं का नाम, पिता का नाम, दादाजी का नाम और परदादा का नाम। तो क्रमांक में जैसे हमने लिख दिया नाम श्री राम, पिता का नाम श्री दशरथ, उसके पिताजी का नाम श्री अज, उसके पिताजी का नाम श्री नाभाग। इसी तरह से दूसरा चाहे तो अगर आपका नाम राहुल है, पिताजी का नाम बबलू है मान लीजिए, उसके पिताजी का नाम मान लीजिए श्यामलाल, उसके पिताजी का नाम धनपत राय। इस तरह से वंशावली का निर्माण करना है। प्रश्न दूसरा है, गांव, शहर या बाजार में मिलने वाली वस्तुओं के नाम बताना है और उनके मूल्य की सूची बनाना है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान समय में जो मूल्य है उस हिसाब से लगभग मूल्य को अंकित करेंगे, लेकिन मूल्य तो बदलते रहता है। आप ध्यान से देखिए, क्रमांक, वस्तु का नाम, प्रति इकाई किलो, प्रति लीटर अंकों में, मूल्य आबली कीमत रुपयों में, फिर उपयोग। पहला, सरसों का तेल प्रति लीटर 185 रुपये, 185 रुपये मूल्य है इसका 1 लीटर का। सब्जियां, अचार, व्यंजन बनाने में उपयोग में आती है। दूसरा है गेहूं, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य जो है 25 रुपया, रोटी या अन्न बनाने में काम आती है। तीसरा है अरहर की दाल, प्रति किलो इसका रेट है 110 रुपया, खाने में काम आती है। चौथा है शक्कर, प्रति किलो इसका 40 रुपया है, चाय या मिठाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा है चाय पत्ती, प्रति किलो इसका रेट है 200 रुपये, चाय बनाने में यूज होता है। छठवा है गुड़, प्रति किलो इसका दाम है 40 रुपये, मिठाइयाँ बनाने में यूज होता है। सातवां है बादाम, प्रति किलो 800 रुपया, मिठाइयाँ या खीर बनाने में इसका प्रयोग होता है। नौवां मूंगफली, प्रति किलो 50 रुपये, खाने में इसको प्रयोग करते हैं। टमाटर प्रति किलो 20 रुपये, सब्जियां बनाने में यूज होता है। दूध है प्रति लीटर 40 रुपया, मिठाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखें। क्रमांक 1, विटामिन का नाम, विटामिन के स्रोत और उसके उपयोग। तो विटामिन ए चुकंदर में, गाजर में, पनीर में, दूध, टमाटर आदि में पाया जाता है। उपयोग है त्वचा, दांत, मांसपेशियों को मजबूत बनाना। दूसरा है विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, बी कॉम्प्लेक्स। ये चोकर की दाने, दूध, सब्जियां, गन्ना, गाजर, अदरक, केला, काजू इत्यादि में पाया जाता है। इस रोग की कमी से बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग की रोकथाम, नसों में सूजन, कमजोरी आदि की रोकथाम में इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी, आंवला, नींबू, मूली, साग पौधे, प्याज, बेसन, अनार, आम आदि में पाया जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी, थकान आदि, मसूड़ों के भीतर रक्त की कमी आदि की रोकथाम के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी, दूध, मक्खन, मूंगफली आदि में पाया जाता है। हड्डियों कमजोर और पतली होने से लगती सी कमी से इसका रोकथाम होता है। विटामिन ई के, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, मूंगफली के दाना, इसकी कमी से जनन क्षमता कम होती है, उम्र का बढ़ना, रक्त का थक्का नहीं जमना आदि कमी से होते रहता है। तो इसकी रोकथाम में विटामिन ई और के का महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। क्रमांक, फसल का नाम, उत्पादन का समय, फसल का उपयोग, रबी फसल, आबलिक खरीफ फसल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला है धान, जुलाई अगस्त में बुआई होती है और दूसरा मार्च के पहले बुआई हो जाती है, कहना चाहिए, लगभग कहना चाहिए। फसल काटने के बाद पुनः एक खरीफ की जो फसल होती है रबी का, उसमें भी इसका बुआई होता है। 4 महीने की फसल होती है। चावल बनाने में, भोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। रबी खरीफ दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा मक्का, ज्वार, जुलाई अगस्त जून के तीसरे महीने में उपयोग होता है। चावल बनाने में इसका आटा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मक्का ज्वार का। इस तरह से खरीफ फसल है ये। बाजरा, अरहर, मूंगफली जून जुलाई तीसरे चौथे महीने में। दाल या तेल में इसका उपयोग किया जाता है, खरीफ फसल में प्रयोग करते हैं।
चौथा है गेहूँ। गेहूँ जो है दिसंबर जनवरी के महीने में बुआई किया जाता है। जौ, जई ये सब आटा बनाने में उपयोग होता है, रबी फसल में इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा है चना, मटर, दलहन, अलसी, सरसों। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 से 4 महीने का लगती है, कहना चाहिए लगभग। ये अक्टूबर नवंबर में से फसल लगाया जाता है। दालें, तेल रबी फसल है एक प्रकार से ये भी। अब आती है प्रश्न पांचवा, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखें, न्यूनतम 20। क्रमांक है, व्यवसाय का नाम है, व्यवसाय का प्रकार है, अंग्रेजी नाम। तो यहाँ पर पहला बिंदु है कुम्हार, एक व्यवसाय है, भी एक ट्रेड है, मिट्टी के बर्तन निर्माण करते हैं इसमें, इसके अंग्रेजी नाम है पोटर। नाई बाल काटने का काम करते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है बार्बर। चालक गाड़ी चलाने का काम करते हैं, इसका अंग्रेजी नाम है ड्राइवर। ज्योतिष पंचांग ग्रहों की दशा आदि की तिथि देखते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। संपादक प्रेस छपाई लेखन सुधार कार्य करते हैं, इसको एडिटर कहते हैं। किसान कृषि कार्य करते हैं, इसको फार्मर कहते हैं। कुली सामान उठाने का कार्य करते हैं, इसको पोर्टर कहते हैं। पोस्टमैन डाकिया चिट्ठी पत्र वितरण करते हैं, पोस्टमैन कहते हैं। चिकित्सक इलाज करने का काम करते हैं, इसको डॉक्टर कहते हैं। राजमिस्त्री मकान निर्माण करती है, इसको मैसन कहते हैं। लिपिक जो है कागजात कार्य करते हैं, बाबूगिरी का कार्य करते हैं, इसको क्लर्क कहते हैं। माली जो है क्यारी फूलों में पानी देने का काम करते हैं, इसको गार्डनर कहते हैं। दर्जी जो है कपड़ा सिलने का काम करते हैं, इसको टेलर कहते हैं। व्यापारी जो है सामानों की बिक्री करता है, इसको बिजनेसमैन कहते हैं। फेरी वाला घूमकर गलियों में सामान बेचता है, इसको पैडलर कहते हैं। नाचने वाला नृत्य करने का काम करता है, इसको डांसर कहते हैं। बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर निर्माण करता है, यहाँ पर कारपेंटर कहलाता है। मोची जो है जूता निर्माण का कार्य करता है, इसको कोबलर कहते हैं। ग्वाला दूध विक्रय का कार्य करते हैं, इसको इंग्लिश में मिल्कमैन कहते हैं। धोबी जो है कपड़ा धोने का काम करते हैं, इंग्लिश में वॉशरमैन कहते हैं। आप सभी से विशेष निवेदन है कि सूचना आप सभी के लिए, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रकार के प्रोजेक्ट असाइनमेंट का उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं की पढ़ाई संबंधी वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख के दे देता हूँ यहाँ पर। ये है 78282764 पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। सभी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा हमारी चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्रश्न 6वां, किन्हीं 10 संचार उपकरणों का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखिए। 10 संचार उपकरणों का नाम लिखना है। तो क्रमांक है यहाँ पर संचार उपकरण का नाम हिंदी में, संचार उपकरण का नाम अंग्रेजी में और उपयोग लिखना है। तो पहला है यहाँ पर मोबाइल, सेलफोन भी कहते हैं इसको, एक दूसरे को मैसेज आदान प्रदान करने में। दूसरा है टेलीफोन, दूरभाष कहते हैं इसको, टेलीफोन बातें करने में। तीसरा है कंप्यूटर, संगणक कहते हैं इसको, कंप्यूटर मीडिया कार्य करने में। तीसरा है कैमरा, कैमरा का प्रयोग जो वीडियो फोटो शूट में होता है। अखबार समाचार पत्र है, समाचार के प्रसारण में होता है। रेडियो आकाशवाणी है, समाचार संगीत आदि के प्रसारण में। ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक डाक है, ईमेल मेल आदान प्रदान में। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप मैसेज आदि प्रदान करने में। नाउ है फेसबुक, मैसेज का आदान प्रदान करने में। दूरदर्शन है, टेलीविज़न इंग्लिश में कहते हैं, समाचार फिल्म आदि कार्यक्रम के प्रसारण करने में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न 7वां, अपना स्वयं का आत्मकथा लिखें। अपनी जीवनी से संबंधित आपको अपनी आत्मकथा लिखना है।
मेरी जीवनी, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रोहिणी देवी शर्मा है। मेरा जन्म बिलासपुर संभाग के मसूरी नामक ग्राम ब्लॉक में दिनांक 1 जुलाई 1990 को हुआ। मेरे माता पिता भगवान के प्रति बहुत आस्था श्रद्धावान हैं। मेरा बचपन की पढ़ाई लिखाई मस्तूरी में ही चल रहा है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी के कक्षा 7वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं प्रातः उठकर नित्य कर्म स्नान करके सर्वप्रथम भगवान के मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस दुनिया में हमेशा सुख शांति समृद्धि की स्थापना बनाए रखना। फिर मंदिर से निकलकर गरीबों को प्रतिदिन चावल अन्न कपड़ा दान करता हूँ। तत्पश्चात अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य करता हूँ। मैं प्रतिदिन माता पिता के कार्यों में कुछ सहायता करता हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर गरीबों का निःशुल्क इलाज करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस तरह से आपको अपनी जीवन की एक आत्मकथा लिखना है। प्रश्न 8वां, प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऊंचाई प्रति सप्ताह 6 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। हमने आंगन में अपनी आम का पेड़ लगा चुके हैं। इसका फोटो आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही मीठे फल प्रदान करेगा बड़ा होकर। प्रश्न 9, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखिए। तो क्रमांक है, खेल का नाम है, खिलाड़ियों की संख्या है। तो खेल का नाम है इकड़ी दुकड़ी। खिलाड़ियों की संख्या लगभग 4 या 2, क्योंकि छत्तीसगढ़ी खेल में बच्चे जो है कोई फिक्स संख्या में खिलाड़ी नहीं रखते हैं। इसका कोई फिक्स नहीं रहता, निश्चित जितना भी अपना एडजस्ट कर सके उस हिसाब से बच्चे इसको खेलते हैं कहना चाहिए। इसलिए इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है एकदम फिक्स नहीं रहता। फल्लीर खेलते हैं बच्चे लोग तो ये 5 संख्या रहती है। इसमें गिल्ली डंडा 4 से 8 लोग खेल लेते हैं। अटकन बटकन 4 से 10 लोग खेल लेते हैं। भौरा बाटी 2 से 10 लोग खेल लेते हैं। सत्तुल पिट्ठुल 4 से 8 लोग खेल लेते हैं। कबड्डी 6 से 11 लोग खेल लेते हैं। रेस टिप लुका छिपी 4 से 10 लोग। नदी पहाड़ 4 से 10 लोग। खो खो 6 से 12 लोग खेल लेते हैं लगभग। प्रश्न 10वां, कोरोना रोग की जांच की 2 प्रमुख टेस्ट परीक्षण के नाम लिखें। इन टेस्ट में न्यूनतम 3 अंतर आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले आप उत्तर ध्यान दीजिए। पहला प्रकार है RT-PCR टेस्ट। इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन है। तो इसका जांच प्रयोगशाला में किया जाता है। इससे व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट का रिपोर्ट लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर मिलता है। कभी कभी ज़्यादा समय लगता है। यह टेस्ट ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। दूसरा प्रकार है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से भी कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसके लिए सैंपल के रूप में मरीज के बलगम या लार या नाक की म्यूकस लिया जाता है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने में 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। विशेष निवेदन आपसे सूचना है, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट के उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों की मदद करना चाहते हैं तो आप शेयर कर दीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं का, 11वीं का, 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 5वीं की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसमें व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोग की मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 78276854। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें।
हमारा मकसद आपकी सहायता करना है, हर समय भविष्य में भी करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि किसी भी प्रकार के शैक्षणिक समस्या का हल आपको हमारे चैनल से मिल सके। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाई जाए ताकि सूचना आपको मिलता रहे। हमारे चैनल में शैक्षणिक, रोजगार समाचार, परीक्षा संबंधित असाइनमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की पढ़ाई होती रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। प्रश्न 11, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाइए और अपने साथियों के साथ मिलकर इसका उत्तर ढूंढें और लिखें। सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी थे। प्रश्न दूसरा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हैं। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो उत्तर है कोरबा जिले में। प्रश्न छठवां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर है बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर है नवंबर 2000 में। प्रश्न आठवां, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वें क्रम का। प्रश्न 9, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदी का संगम है, तो इसका उत्तर है राजिम। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है मैनपाट। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? तो बादलखोल। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तर है 7 राज्यों से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो उत्तर है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर द्रवीकृत का मतलब है जो द्रव फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग लिक्विड कहेंगे। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसको एलपीजी गैस कहते हैं। और ये एलपीजी गैस घरों में हम खाना बनाने में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वही एलपीजी गैस है, जो सिलेंडर के अंदर भरी रहती है। हालांकि वो गैस अवस्था में नहीं होती, वो द्रव अवस्था में भरी होती है, लेकिन हम उसको गैस बोल देते हैं क्योंकि वो वातावरण के संपर्क में आते ही वो गैसीय फॉर्म में हो जाता है। इसलिए उसके लीकेज होने से हमको एक गैस का भास होता है, कहना चाहिए। और ये है ब्यूटेन, इसका नाम है। C4H10 इसका फार्मूला है। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो ये भी एक ज्वलनशील गैस, एक प्रकार से कोयले खदानों में यहाँ पर या जहाँ पर बहुत सारे जमीन के अंदर दलदल क्षेत्र रहता है वहाँ पर पाया जाता है। इसको मीथेन कहते हैं। मार्स गैस मतलब मीथेन। प्रश्न 19, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का जो विघटन है वो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। प्रश्न 20, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है नई दिल्ली में बना है, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खेल होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी मैच हो चुके हैं उस जगह पर, कहना चाहिए। तो सभी प्रश्नों का हमने अपने मित्रों से वार्तालाप करके उत्तर खोजने का प्रयास किए और समझकर उत्तर बनाए हैं मित्रों। तो इस तरह से आप बिल्कुल लिखिए। प्रश्न 12, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करना है आपको और पूर्ण करके अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया को आपको लेना है और लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने अपनी प्रोजेक्ट को माता पिता को हमने दिखाया और उनसे हमको प्रतिक्रिया जो मिली उसको हम आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके उसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाकर चलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो सब लोग। बड़े भैया और दीदी जी की जो प्रतिक्रिया है वो है, प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी कीजिए और साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई और बहन।
चाचा और चाची की प्रतिक्रिया। पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है। आप सब लोग को अपनी प्रकृति का संरक्षण करना ज़रूरी है। आप सभी जानते हो कि संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी, अतः हमें अपनी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी अब आप सभी लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना संकट जब चल रही थी तो उस समय आप लोगों ने देखे होंगे बड़े बड़े महानगर जो शहर थे जहां हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और कई लोग बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिए और उनको जलाने के लिए लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कहना चाहिए बड़े बड़े शहरों में कहना चाहिए चिता जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। मतलब कहना चाहिए देखिए हमारा ये कहना चाहिए एक प्रकार से जो युग है, कहना चाहिए कौन से युग में हम जी रहे हैं। कहना चाहिए हमने प्रकृति के साथ पूरा कितना बड़ा हमने अन्याय किया है, इस प्रकृति के पेड़ पौधे को काट करके। कहना चाहिए आज हमारी स्थिति ऐसा हो गई है कि कोरोना काल में चिता जलाने के लिए भी लकड़ियां नसीब नहीं हो रही थी मानव को। तो क्यों ना हम अब अपनी पर्यावरण की संरक्षण जरूर करें। पर्यावरण की संरक्षण से ही हमारा जीवन है, मान के चलिए। अगर हमको जीवन बचाना है तो पर्यावरण संरक्षण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।